हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने समाजशास्त्र हमारा जो पेपर 2 है उसका पार्ट भी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुटुंब और परिवार देख लिया था। आज इस वीडियो में हम वंश, गोत्र और कुल साथ में, ठीक है, इन तीनों का अध्ययन करेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम नातेदारी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो वो ज़रूर उन वीडियो को देखिएगा। कुटुंब और परिवार हम उस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारा वंश, गोत्र और कुल, आज इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा वंश। ठीक है, तो वंश क्या होता है? तो ये परिवार का विस्तृत स्वरूप होता है। क्या होता है? परिवार का विस्तृत स्वरूप होता है। यह एक रक्त संबंधी एक वंशीय समूह है। ठीक है, जो वंश में क्या होते हैं कि सभी सदस्य रक्त संबंधी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? रक्त संबंधी होते हैं, जिसके सदस्य किसी ज्ञात सामान्य पूर्वज से जुड़े होते हैं। कि जिनका एक ज्ञात क्या होता है? सामान्य पूर्वज होता है, और उस पूर्वज से क्या होते हैं? सभी जुड़े होते हैं। ठीक है, तो क्या समझ में आया हमको? पहला ये कि परिवार का विस्तृत स्वरूप, एक संबंधीय, एक रक्त संबंधी होते हैं, साथ ही ज्ञात सामान्य पूर्वज से जुड़े होते हैं। ठीक है, इनमें अनेक पीढ़ियाँ या कई पीढ़ियाँ समावेश होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? पहला पॉइंट, परिवार का विस्तृत स्वरूप। दूसरा, यह एक समान रक्त संबंधी होते हैं, एक सामान्य पूर्वज से जुड़े होते हैं, इसमें अनेक पीढ़ियाँ समाहित होती है। ठीक है, फिर वंश से तात्पर्य ज्ञात पूर्वजों के समूह से है। ठीक है, अब वंश की विशेषता क्या होगी? तो किसी भी वंश की विशेषता, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा, तो ये क्या होगा? समरक्त समूह होगा। एक समान पूर्वज के संतान होने के नाते इनमें क्या होगा कि रक्त संबंध पाया जाएगा। ठीक है, सामान्य ज्ञात पूर्वज होगा। परिभाषा से हमको ये भी आ गया। ठीक है, फिर यह एक पक्षीय समूह होगा। एक पक्षीय मतलब माता से या पिता से प्रारंभ होगा। जैसे कोई वंश माता से, जैसे मातृ सत्तात्मक वंश होता है, कुछ वंश होते हैं पितृ सत्तात्मक। जो पितृ सत्तात्मक होगा वो पिता से पुत्र की ओर जाएगा, और जो मातृ सत्तात्मक होगा माता से पुत्री की ओर विस्तृत होगा। ठीक है, तो ये कैसा होता है? एक पक्षीय होता है। बहिर्विवाह, कभी भी एक वंश के सदस्य के अंतर्गत विवाह नहीं होता। एक वंश के जितने भी सदस्य होते हैं सभी आपस में भाई बहन होते हैं। ठीक है, इसलिए उनमें परस्पर विवाह नहीं होता। कैसा विवाह होता है? बहिर्विवाह होता है। ठीक है, तो वापस से एक समान, इसमें क्या होता है? सामान्य ज्ञात पूर्वज होता है, एक पक्षीय समूह होता है, समरक्त समूह होता है, बहिर्विवाह होता है, और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि इसमें कई पीढ़ियाँ या अनेक पीढ़ी शामिल होती है। लगभग कितनी? 5 से 6 पीढ़ी। ठीक है, और हमने कुटुंब की परिभाषा में देखा था कि कुटुंब में कितनी, तो कुटुंब में कम से कम 3 पीढ़ी क्या होती है? शामिल होती है। 3 पीढ़ियाँ शामिल होती है। ठीक है, और वंश में 5 से 6 पीढ़ियों के परिवार सभी सम्मिलित होते हैं। संबंधों को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। वंश में जितने भी संबंध होंगे उनको सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। सभी जो वंश है, जिनका एक वंश होता है, उनका गोत्र भी एक होता है। ठीक है, तो वंश में शामिल सदस्यों का गोत्र एक होता है। तो ये होगा इसकी विशेषता। पहला, सामान्य ज्ञात पूर्वज, एक पक्षीय समूह होता है, समरक्त समूह होता है, बहिर्विवाह होता है, अनेक पीढ़ियाँ शामिल होती है, संबंधों को सामाजिक आधार पर स्वीकृति प्राप्त होती है, गोत्र एक होता है। भारतीय वंश क्रम के प्रकार, 2 प्रकार अभी बताया मैंने। एक पितृवंशीय समूह होगा, एक मातृवंशीय। जो पितृवंशीय होगा वो पिता से पुत्र की ओर, जो मातृ होगा वो माता से पुत्री की ओर। पितृवंशीय में आप उदाहरण देखेंगे, तमिलनाडु के मदुरई की कल्लर उपजाति में ये प्रचलित है मुख्य रूप से। और मातृवंशीय समूह आप गारो, खासी, जयंतिया, केरल की नायर जनजाति, साथ ही लक्षद्वीप के मुसलमानों में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई वंश की परिभाषा। ठीक है, वंश की विशेषता और वंश के प्रकार। अब वंश में क्या हो रहा है? परिवर्तन आ रहा है वंशानुक्रम में। तो उन परिवर्तन के क्या कारण है? तो आज हम आधुनिकीकरण सबसे इम्पोर्टेंट का मतलब मेन कारण है। ठीक है, आधुनिकीकरण के कारण सब अपने वंश को भूलते जा रहे हैं, नई नई चीज़ें को शामिल करते जा रहे हैं। ठीक है, शहरीकरण, उपभोक्तावादी संस्कृति भी, पश्चिमीकरण, तो कहीं ना कहीं ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैधानिक प्रयास,
कई प्रकार के कानूनों के द्वारा अलग अलग नियम बनाए जा रहे हैं। आर्थिक व्यवस्था के कारण भी वंशानुक्रम में परिवर्तन आ रहा है। रचनात्मक प्रभाव के कारण भी हम वंशानुक्रम में परिवर्तन देख रहे हैं। तो इतने कारण हैं जो वंश में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। अब वंश निर्धारण की विधियाँ, जो वंश है, वंश के निर्धारण की समाज में कुछ विधियाँ प्रचलित है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो विभिन्न समाजों में वंश निर्धारण की अलग अलग विधियाँ हैं, जिसमें पहली विधि है एक पक्षीय वंशानुक्रम। एक पक्षीय वंशानुक्रम, इसमें क्या होता है कि वंश की गणना माता एवं पिता में से केवल सिर्फ एक पक्ष के आधार पर की जाएगी। अगर पिता से कर रहे तो पिता से ही की जाएगी, माता से कर रहे तो माता से ही की जाएगी, ठीक है। और अगर पिता से कर रहे तो उसको पितृपक्ष कहेंगे, अगर माता से कर रहे तो मातृपक्ष, ठीक है। जब एक व्यक्ति की वंश की गणना उसके पिता के आधार पर करेंगे तो वो पितृवंशी कहलाएगा। उदाहरण की भारतीय हिंदू समाज कैसा है, पितृवंशी है। और जनजाति गोंड, भील, बेगा भी कैसी है, पितृवंशी। मातृपक्षीय, जब एक व्यक्ति की वंश की गणना स्त्री पक्ष यानी माता की ओर से की जाती है तो वह मातृवंशी कहा जाता है। उदाहरण गारो, खासी, जयंतिया, केरल की नायर जनजाति। द्विपक्षीय विधि में क्या होता है कि इसमें वंश का निर्धारण माता या पिता में से किसी एक पक्ष की अपेक्षा दोनों पक्ष से किया जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, द्विपक्षीय। उदाहरण अफ्रीका की अशांटी और अमोर जनजाति। कहाँ की, अफ्रीका की अशांटी और अमोर जनजाति कैसा है, द्विपक्षी। संदिग्ध पक्षी ऐसी विधि है जिसमें वंश की गणना माता पिता में से किसी पक्ष से होगी, यह निर्धारित नहीं, किस पक्ष से होगी यह निर्धारित नहीं होता, इसलिए इसको क्या हो कहते हैं, संदिग्ध पक्षी, ठीक है। न्यूजीलैंड की हापू माओरी जनजाति में क्या है, प्रचलित है। अब वंश का महत्व क्या है, तो वंश का पहला महत्व है कि व्यक्तियों के पदाधिकार और संपत्ति में उत्तराधिकार का क्या हो जाएगा, निर्धारण हो जाएगा। व्यक्ति विशेष के आर्थिक अधिकार दायित्व स्पष्ट रूप से परिभाषित हो जाएंगे, ठीक है। स्त्री की प्रजनन शक्ति, यौन संबंध अधिकार का नियमन करना, ठीक है। भविष्य में होने वाली संतानों को संबंधित समूह से जोड़ना, साथ ही साथ सांस्कृतिक या संस्कृति की रक्षा करना, ठीक है, जो एक से दूसरी पीढ़ी में क्या होगी, प्रवाहित होगी। सामाजिक जीवन को व्यवस्थित तथा नियमित करना, धार्मिक कार्य, दाह संस्कार, निकटाभिगमन, निवास आदि में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों का निर्धारण करना कि एक ही वंश के लोग जैसे शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वंश का महत्व है। सरल भाषा में देखें तो संपत्ति में अधिकार पहला, दूसरा पदाधिकार निर्धारित करना, तीसरा स्त्रियों की प्रजनन शक्ति व यौन संबंध अधिकार का नियमन, चौथा संतानों को संबंधित समूह से जोड़ना, संस्कृति की रक्षा करना, धार्मिक कार्यों का दाह संस्कार में शामिल होने वाले व्यक्तियों का निर्धारण करना, ठीक है। विशिष्ट परंपराओं का संरक्षण करना, ठीक है। तो आप मन से भी इन्हें लिख सकते हैं, जो आप आपकी डेली लाइफ में देख रहे हैं आप उन्हें शामिल कर सकते हैं इसके महत्व में। अब रैडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि वंश एक कानूनी अवधारणा है। वंश क्या है, एक कानूनी अवधारणा है। ये किसने कहा है, रैडक्लिफ ब्राउन ने कहा है, ठीक है। आप एक और परिभाषा लिख सकते हैं वंश की, देखिए क्या है ये परिभाषा, कि वंश जैविकीय एवं सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था जो संतानों को उनके माता पिता व पूर्वज से जोड़ती है। वंश ऐसी जैविकीय एवं सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था है जो संतानों को उनके माता पिता व पूर्वजों से जोड़ती है, ठीक है। इसमें रक्त संबंधी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। अब वो रक्त संबंधी वास्तविक भी हो सकते हैं और काल्पनिक भी हो सकते हैं, जिनको समाज द्वारा क्या होती है, मान्यता प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वंश टॉपिक कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक कुल, ठीक है। तो हम देखेंगे अब
कुल क्या होता है, और उसके बाद हम कुल और वंश में क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, ऐसा सामाजिक समूह जिसके सदस्यों में रक्त संबंध हो तथा एक परंपरागत वंशानुक्रम स्वीकार्य हो। रक्त संबंध हो, साथ ही वो क्या कर रहे हैं, परंपरा के अनुसार जो वंशानुक्रम चल रहा है उसको स्वीकार्य हो। वास्तविक पीढ़ियों से संबंधों को बताने में जो असमर्थ हो, परंतु वास्तविक संबंध बताने में क्या होता है, ये असमर्थ होता है। ठीक है, क्या कहलाता है, कुल कहलाता है। इसके प्रकार वही सेम प्रकार है पितृकुल या मातृकुल। पितृकुल जिसमें निर्धारण पितृपक्ष से होगा, संपत्ति का अधिकार पुत्रों को मिलेगा। मातृकुल जिसमें निर्धारण मातृपक्ष से होगा, इसमें संपत्ति का अधिकार पुत्री को होगा। ठीक है, अब लक्षण, इसके लक्षण क्या होंगे, तो इसमें अनेक वंशों का ये समूह होता है। कुल क्या होगा, वंशों का समूह होगा, बहुत सारे वंश इसमें आ जाएंगे। सदस्य परस्पर रक्त संबंधी होंगे, हम की भावना से जुड़े होंगे, विशिष्ट मान्यता होगी, उनके विशिष्ट देवी देवता होंगे, सदैव बहिर्विवाह प्रकृति के होंगे, एक ही कुल में विवाह नहीं होगा, दंड एवं बहिष्कार संभव होगा। सदस्यता जन्मजात प्राप्त हो जाती है कि आप जन्म हो गए उस परिवार में तो आप उस वंश उस कुल के क्या हो जाएंगे, सदस्य हो जाएंगे। साथ ही समगोत्री एक गोत्र होगा। पीढ़ियों की संख्या इसमें स्पष्ट नहीं होती, कई पीढ़ियाँ शामिल होती है जिनका हम अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक है, वंश की अपेक्षा ये बड़ा होगा क्योंकि अनेक वंश समूह है तो क्या होगा, ये बड़ा होगा। ठीक है, फिर इसका महत्व क्या है, तो महत्व वही सब लिख देंगे जो हमने वंश में पढ़े थे। निष्कर्ष क्या होगा, तो चाहे आपका क्वेश्चन वंश का आए या कुल का आए, आपको निष्कर्ष क्या लिखना है, तो आपको ये लिखना है कि वंश कुल नातेदारों को अपने पूर्वजों से जोड़ने, समान भाव रखने, पारस्परिक संबंध सुदृढ़ करने, व्यक्ति को एक पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसे रट लीजिएगा, चाहे वंश से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा चाहे कुल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आपको यही निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, अब देखिए, वंश और कुल में अंतर पूछा जा सकता है, तो हम एक बार देख लेते हैं क्या अंतर है वंश और कुल में। तो देखिए, जब भी हम अंतर लिखें तो ऐसे ही लिखेंगे अंतर, एक तरफ आधार बताएंगे, एक तरफ हम आधार और जिनमें अंतर लिख रहे हैं वो टॉपिक। ठीक है, देखिए, तो पहला क्या है, आकार। जो आकार है, वंश का आकार छोटा होगा, किससे, कुल से। अभी हमने देख लिया, जो कुल है वो कई वंशों का क्या है, समूह है, तो वंश की अपेक्षा इसका बड़ा सामाजिक समूह होगा, इसका छोटा होगा। आंतरिक संरचना, इसमें एक वंश के अनेक वंशावली शामिल होगी वंश में, इसमें एक कुल के अनेक वंश शामिल हो जाते हैं। ठीक है, विस्तार, वंश अधिक विस्तृत होने पर कुल कहलाएगा। ठीक है, वंश जिसका विस्तार जितना हो जाएगा वो क्या कहलाने लग जाएगा, कुल। तो यही लिखा है यहाँ पर, अनेक वंशों का समूह कुल होता है। प्रचलन, सभी समाजों में प्रचलित होता है, कुल कुछ ही समाजों में प्रचलित है और कुछ में नहीं। संबंधों की स्पष्टता, संबंधों की यहाँ स्पष्टता होती है, यहाँ स्पष्टता नहीं होती क्योंकि यहाँ कई वंश शामिल हो जाते हैं। पीढ़ियों की संख्या यहाँ निर्धारित होती है, यहाँ निर्धारित नहीं होती। ठीक है, तो ये है वंश और कुल में अंतर। इसको आप ऐसे तैयार कर लीजिएगा 7 मार्कर प्लस 10 मार्कर के लिए। हम नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोत्र। चलिए, तो गोत्र संस्कृत भाषा का शब्द है। गो का अर्थ है इंद्रिया और त्र का अर्थ है रक्षा करना, इंद्रियों की रक्षा करने वाला ऋषि। ठीक है, तो गोत्र का अर्थ है इंद्रियों की रक्षा करने वाला ऋषि। ठीक है, गोत्र शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। कहाँ हुआ है, ऋग्वेद में। ठीक है, और गोत्र के बारे में आप ये याद रखिएगा कि इसकी उत्पत्ति और संख्या, तो 4 ऋषियों के नाम से गोत्र का प्रारंभ या उत्पत्ति हुई है। उन 4 ऋषि के नाम है, आप रट लीजिएगा, अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ और भृगु। अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ और भृगु। महाभारत के शांति पर्व में भी इन्हीं चारों का क्या है, उल्लेख है। मूल गोत्र कितने हैं, तो 8 माने जाते हैं। कितने, 8। वर्तमान में 7 शाखाएं और कितने गोत्र है, तो 115 गोत्र।
ठीक है। वर्तमान में 7 शाखाएं और 115 गोत्र। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम वापस से कि गोत्र की परिभाषा। तो गोत्र की परिभाषा, गोत्र रिश्तों एवं परंपराओं को संरक्षित करते हैं एवं अपने सदस्यों में अपनेपन की भावना में वृद्धि करते हैं। रिश्तों एवं परंपराओं को संरक्षित करते हैं एवं अपने सदस्यों में अपनेपन की भावना की वृद्धि करते हैं। इसकी उत्पत्ति 4 ऋषि के नाम से प्रारंभ हुई है या उत्पत्ति हुई है। चारों के नाम महाभारत के शांति पर्व में गोत्र का उल्लेख है या इन चारों का उल्लेख है। मूल गोत्र 8 है, वर्तमान में 115 जो 7 शाखाएं है। ठीक है। अब गोत्र की विशेषता क्या है? तो गोत्र की विशेषता है वही सेम कि इनका भी एक सामान्य पूर्वज होगा। जिनका समान गोत्र उनके पूर्वज भी एक ही होंगे, एक सामान्य पूर्वज होंगे। एक पक्षीय समूह होगा या पितृपक्षीय या मातृपक्षीय, दोनों में से कोई भी एक पक्षीय समूह होगा। रक्त संबंधी समूह होगा। ठीक है। बहिर्विवाह होगा गोत्र के बाहर। जनजातियों में प्रत्येक गोत्र का कोई ना कोई क्या होता है, एक टोटम एक चिन्ह होता है। हर एक जनजाति में प्रचलित होता है। ठीक है। गोत्र का कोई एक विशिष्ट नाम होता है हर गोत्र का। गोत्र की उत्पत्ति संबंधी कोई ना कोई कथा होगी। सदस्यों में हम या भ्रातृत्व की भावना होगी। वंशानुगत व्यवस्था होती है गोत्र। ठीक है। तो ये क्या है गोत्र की विशेषता। 2 प्रकार होंगे वही सेम, पितृवंशी और मातृवंशी गोत्र। पितृवंशी जो पुरुष पूर्वज की संतानों इसमें सम्मिलित होती है, लेकिन पुरुषों की बहन विवाह के बाद पति के गोत्र में शामिल होती है। और मातृवंशी गोत्र में भी सेम होता है कि स्त्री पूर्वज की सभी संतानें इसमें शामिल होगी। एक स्त्री, उसकी बहनें व उसके बच्चे, लेकिन उसका भाई और उसके भाई की संतानें इसमें शामिल नहीं होगी। ठीक है। अब गोत्र का महत्व क्या है? तो हिंदू धर्म में गोत्र का महत्व है, पहला पारस्परिक सहायता एवं सुरक्षा। सदस्यों के बीच में क्या होगी, एक दूसरे की सहायता की भावना, सुरक्षा की भावना। कभी भी कोई कठिनाई, बीमारी, कोई भी परिस्थिति में एक दूसरे की सहायता करना। सामाजिक नियंत्रण का साधन भी होता है कि एक ही गोत्र के लोगों में कई प्रकार के नियम कानून होते हैं। अनुचित व्यवहार पर नियंत्रण लगाता है, सही मार्ग दिखलाता है। ठीक है। शिक्षा का सामाजिकरण गोत्र के मुखिया द्वारा। ठीक है। धार्मिक कार्य विभिन्न प्रकार के प्रचलित होते हैं। विधिक कार्य, प्रत्येक गोत्र में कुछ नियम विधियाँ होती है जिनकी जो सदस्यों पर लागू होती है। ठीक है। शासन संबंधी कार्य, प्रत्येक गोत्र में शासन संचालन करने वाली एक परिषद होती है जो सभी सदस्यों के लिए प्रथाओं का पालन करवाने का कार्य करती है। तो ये क्या है, गोत्र की महत्व है। ठीक है, या उसके कार्य है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक गोत्र भी कंप्लीट। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर एक वीडियो के बाद मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देती हूँ, तो आप उन्हें लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। इस टॉपिक से भी आप कुछ क्वेश्चन है जिनको आप लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे 2 मार्कर में आप गोत्र, कुल, वंश को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। और एक और लिख लीजिए, वंश निर्धारण, रुकिए, वंश निर्धारण की विधियाँ, तीनों के नाम। ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन है। 7 मार्कर में क्या करना है? तो 7 मार्कर में करना है वंश की विशेषता। 7 मार्कर का दूसरा क्वेश्चन, कुल का महत्व। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन, गोत्र को समझाइए। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आपको लिखना है। 10 मार्कर में कुल व वंश में अंतर,
और एक और क्वेश्चन लिखना है, वंश व गोत्र परंपरा को सविस्तार समझाइए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन 11 मार्कर में आपको करने हैं। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।